नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। असम में परिसीमन का मुद्दा गरमाया हुआ है। चुनाव आयोग ने जब से इसका ड्राफ्ट प्रकाशित किया है तब से कुछ पार्टियां इसका जोरदार विरोध कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में 11 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने इस सिलसिले में दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की असफल कोशिश भी की है। बराक घाटी में तृणमूल कांग्रेस की नेता सुष्मिता देव प्रस्तावित ड्राफ्ट का जोरदार विरोध कर रही हैं। सुष्मिता देव ने इसके खिलाफ अनशन भी शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग ने परिसीमन के मसौदे को प्रकाशित करने के बाद आपत्ति और शिकायतों के लिए 11 जुलाई का समय दिया था, जो कल समाप्त हो रहा है। इसके बाद आयोग जल्द ही राज्य का दौरा करेगा और सभी पक्षों की राय लेगा। प्रस्तावित परिसीमन को लेकर लखीमपुर विधानसभा क्षेत्र के मणिपुरी समुदाय ने आपत्ति जताई है और कहा है कि इससे उनका राजनीतिक अधिकारों का हनन होगा। आज मुद्दा में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चुनाव आयोग के डिलिमिटेशन ड्राफ्ट में बदलाव की गुंजाइश है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संजीव राय, भाजपा प्रवक्ता प्रमोद स्वामी और तृणमूल कांग्रेस के नेता शफीकुल कमाल बरलस्कर। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले आज लखीमपुर में हुए विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। लोग क्या कह रहे हैं परिसीमन को लेकर, उनकी नाराजगी क्या है, वो भी आपको सुनाना चाहते हैं। এই যে ইয়াতে এটা জনসভা আমি এছডিঅ' চিভিলৰ অফিচত এটা আমি মেমৰেণ্ডাম দিব আহিছোঁ, যিটো উদ্দেশ্য হৈছে যে আমাৰ সংগঠন মণিপুৰী কনভাৰ লুপ এই সংগঠন আমি একত্ৰিত হৈ ইয়াৰ যিটো লখিমপুৰ এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি আজি যিটো ড্ৰাফট ডিমিলিটেশনে যেটা টুকরা টুকরা করা হয়েছে, আর এই কনস্টিটুয়েন্সির তার একটা বিশেষত্ব আছে। এই যিটো বিশেষত্ব হল তাতে হল ইয়াতে যিটো মণিপুৰী সম্প্ৰদায় আমাৰ এটা ইয়াতে এটা ঐক্য চিহ্ন আছে, যিটো অসমত 126টা যিটো কনষ্টিটুৱেঞ্চি তাৰ মাজত লখিমপুৰ হল এটা কনষ্টিটুৱেঞ্চি, য'ত এই যিটো আমাৰ যিটো সমুদায় এই সমুদায় অত্যধিক হিচাপত আছে। কিন্তু আজি যিটো দেখা গৈছে ইয়াতে এটা ৰাজনৈতিক তাৰ ভিতৰৰ এটা কিবা এটা গম পাইছোঁ যাতে পৃথক পৃথক কৰা হৈছে। তাৰ ফলত এইটো যদি ড্ৰাফট লিমিটেশ্যন এজ এ ফাইনেল ডিলিমিটেশ্যন কণ্টিনিউ হয়, তাহলে আমাৰ যিটো ছ'চিয়েল আইডেণ্টিটি, আমাৰ কালচারাল আইডেন্টিটি বা আমাদের যে ঐক্য সোশিयो इकोनॉमिक डेवलपमेंट এইটাকে অবরোধ হবে। तो आज लखीमपुर में विरोध हो रहा था और वहाँ का जो मणिपुरी समुदाय है वो ये कह रहा है कि उनकी एक विशेषता है, जिस क्षेत्र में वो निवास करते हैं वहाँ की एक विशेषता है, उनके राजनीतिक सामाजिक अधिकार हैं, उनकी पहचान है, जो परिसीमन के बाद वो खो जाएगी। हम मुख्यमंत्री का एक बयान भी आपको सुनाना चाहते हैं। আমাৰ বিশেষ একো প্ৰস্তাৱ নাই। আমি খালি দুই এটা পাৰম্পৰিক নাম যিকেইটা সলনি হৈছে, আমি ৰাজ্য চৰকাৰ কেবিনেটে এইটোৱে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এইকেইটা সমষ্টিৰ নাম এনেধৰণে ৰাখিলে ভাল হয়। আমাৰ বিশেষ একো প্ৰস্তাৱ নাই। আমি খালি দুই এটা পাৰম্পৰিক নাম যিকেইটা সলনি হৈছে, আমি ৰাজ্য চৰকাৰ কেবিনেটে এইটোৱে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এইকেইটা সমষ্টিৰ নাম এনেধৰণে ৰাখিলে ভাল হয়। तो आप समझ सकते हैं परिसीमन को लेकर सभी पक्ष सक्रिय हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग ने कल का समय दिया था सभी लोगों की जो आपत्तियां थी और जो सुझाव थे वो देने के लिए, और इसके बाद चुनाव आयोग की टीम खुद ही असम का दौरा करेगी और एक बार फिर सभी पक्षों का राय लेगी और जो बदलाव होने हैं अंतिम ड्राफ्ट में वो बदलाव किए जाएंगे। मैं प्रमोद स्वामी के पास जाना चाहता हूं। प्रमोद स्वामी जी, ये ठीक है कि अब परिसीमन जो है वो तो होना ही है, तय ही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 2026 में होना था तो अभी क्यों हो रहा है। चलिए मान भी लेते हैं कि अभी भी हुआ है, वो होना भी है। सीटों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 2026 में हो सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में बदलाव किया जाए, लेकिन जो क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया गया है उससे लोग थोड़ा सा विचलित हुए हैं। जो विपक्षी पार्टी वो भी नहीं। थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे जो लोग लखीमपुर के लोग ये कह रहे थे कि उनकी एक विशेष पहचान थी, वो खो जाएगी परिसीमन से। इस तरह के कई बात सामने आएंगे। इस पर लेकर क्या राय होगी सरकार की?
देखिए, ऐसा है कि जो ये ड्राफ्ट है, ये कोई फाइनल नहीं हुआ, ड्राफ्ट है और इसके ऊपर में लोगों के माने राय भी मांगी जा रही है और राय के ऊपर में उस पर डिस्कशन होकर के बाद में इसके ऊपर में फाइनल ड्राफ्ट आएगा। इस ड्राफ्ट में एससी की जो पहले सीटें 8 थी वो 9 की गई है और एसटी की जो 16 सीटें थी उसको 19 सीट का प्रपोजल रखा गया है और पार्लियामेंट में जो एसटी की 1 से 2 सीटें एक थी उसको 2 करने के लिए इसमें प्रपोजल रखा गया है। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बदलाव हुआ है इस परिसमन जो डिलिमिटेशन होगा उसमें। तो मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि जो ये डिलिमिटेशन से मेरी खुद की सीट भी प्रभावित हुई है, लेकिन अगर हम बड़े गोल को, बड़े लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो हमें छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर करके असम के हित में देखते हुए, राष्ट्र हित देखते हुए हमें कार्य करना है और आगे बढ़ना है। तो ये डिलिमिटेशन का हमारी पार्टी ने स्वागत किया है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको भी विरोध करने का अधिकार है, वो लोग भी अपने जो सुझाव है वो चुनाव आयोग को दे सकते हैं और चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है। चुनाव आयोग इस पर जो निर्णय लेगा वो सर्वमान्य होना चाहिए। लेकिन कुछ राजनीतिक दल जिस तरह से हमारे इंस्टीट्यूशंस जो है उन इंस्टीट्यूशनों पर जब हमला करते हैं तो ये उचित नहीं है। जैसे कि आर्मी है, वो कोई किसी पार्टी की नहीं होती, आर्मी एक हमारे देश की सेना है। तो हमने देखा कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आर्मी के चीफ को भी एक समय सड़क का गुंडा कहा था। हमारे जब वो चुनाव जीतते हैं तब तो वो कहते हैं कि जीत हमारी है, लेकिन जब चुनाव हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन पर दोषारोपण करते हैं, ईवीएम मशीन पे दोषारोपण करते हैं। तो और राहुल जी भी बाहर जा कर के हमारे जो इंडियन इंस्टीट्यूशन है, हमारी जो डेमोक्रेसी है, हमारा जो लोकतंत्र है, उसके ऊपर भी सवाल खड़े करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है राजनीति में प्रतिद्वंद्विता हो, राजनीति में अपने विचार रखे जाएं, लेकिन इंस्टीट्यूशनों पर हमला जो किया जा रहा है वो उचित नहीं है। जी, शफीकुल कमाल साहब, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? आपकी नेता पेंशन पर बैठी हुई हैं, किस बात को लेकर ज़्यादा नाराजगी है पार्टी की? मैं पहले नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ। आज हमको बुलाया डिलिमिटेशन के बारे में बात करने के लिए। मेरा जो एमपी है सुष्मिता देव, आज से धरने पे बैठा हुआ है। देखिए, बोराकबली का जो 15 सीट है उसमें 2 सीट काट दिया। तो देखिए, हाइलाकांदी में 3 सीट था, अभी 2 सीट का ड्राफ्ट तैयार हो गया। मतलब आप देखिए जिस तरह से ये ड्राफ्ट किया गया है, आपने सिलचार ब्लॉक से 3 जीपी 4 जीपी ऐसा होगा। कटलीसड़ा जो मिजोरम बॉर्डर के पास है वहां से भी अगलापुर में जीपी का इंक्लूड किया है। तो वो जो ड्राफ्ट बनाया है उसने, मेरे हिसाब से जिसने बनाया है वो शायद ऐसे बैठ के बनाया है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि आप देखिए अगलापुर कॉन्स्टिट्यूंसी का डिस्टेंस, आप देखिए सिलचार ब्लॉक का कुछ जीपी है उसमें इंक्लूड, और हाइलाकंदी का जीपी का पास काटलीचड़ा मिजोरम बॉर्डर के पास कुछ जीपी है। ये किस तरह से मतलब ये डिलिमिटेशन हो रहा है। और दूसरा बात है, डिलिमिटेशन जब होगा तो सीट बढ़ना चाहिए, तो कम क्यों हो रहा है? जी, बढ़ना चाहिए, कम क्यों हो रहा है? बढ़ना चाहिए। आप देखिए जो अभी का जो बोराकबली का पॉपुलेशन है वो 43 लाख का ऊपर हो गया, लेकिन क्या है 2001 का जो सेंसस रिपोर्ट के होने से क्या कम दिखा रहा है। इसलिए सीट काट के SC ST की नाम पे वो लोग क्या कर रहा है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट को दे के सीट एडजस्ट कर रहा है। ऐसा बोराकबली का आदमी कैसे मानेगा ये? जी, अब शफीकुल कमाल साहब, आपके हिसाब से सीटें बढ़ने चाहिए थे, लेकिन 2026 में भी पूरे देश में परिसीमन होना है, डिलिमिटेशन होना है। लेकिन ये जो परिसीमन हो रहा है 2001 की जनगणना पर हो रहा है, 2001 के सेंसस पर हो रहा है, हो सकता है कि आगे चलकर एक और जनगणना हो जाए, उसके आधार पर हो, तो पूरी तरह से परिवर्तन देखने को मिले। और कई बार हम देखे हैं कि ये जो परिसीमन का जो काम है ये कई बार रोका गया है, 2008 में भी रोका गया। जी, तो इसीलिए अभी अगर करने के बाद
अगर रुक जाएगा तो 31 तक कुछ भी नहीं, डिलिमिटेशन नहीं होगा। तो जो सीट अभी हम लोग को बढ़ना चाहिए वो कमेगा। ये एक बराकबली का एक षड्यंत्र चल रहा है, पॉलिटिकल एक डिप्लोमेसी चल रहा है सीट के लिए। ये मतलब ये जो बीजेपी का पूरा एकदम पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है। जी ठीक है। संजीव राय भी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। संजीव राय साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप किस मुद्दे पर इतना जोरदार तरीके से विरोध कर रहे हैं, जबकि जैसा कहा गया है 11 तारीख तक आपत्तियों के लिए और सुझावों के लिए समय दिया गया था, फिर उसके बाद चुनाव आयोग की टीम यहाँ विजिट भी करेगी, तब मुलाकात होगी, लेकिन इस बीच बहुत जोरदार तरीके से विरोध हो रहा है विपक्षी पार्टियों का। आप इस पर क्या आप कहेंगे, क्यों इतना विरोध और नाराजगी है? देखिए, ये जो डिलिमिटेशन है, ड्राफ्ट डिलिमिटेशन जो प्रपोजल आया हुआ है, इससे क्या है कि हमें कॉन्फिडेंस था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और वो अपने तहत से अपने तरीके से काम कर रही है। लेकिन ड्राफ्ट के पब्लिश होने के दूसरे ही दिन जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं इस ड्राफ्ट से बहुत खुश हूं, तो हमें इसलिए दुख लगा कि बराक घाटी में 45 लाख की जनसंख्या है और बराक घाटी में 45 लाख की जनसंख्या होने के बावजूद हमारी जो सीटें हैं 15, वो कम से कम बढ़ के 17 या 18 होने चाहिए थी। लेकिन क्यों और किस कारण से, ऐसा कौन सा हिडन एजेंडा है कि आज 15 से हमारे सीट को काट के 13 कर दिया गया? जो सीटें 1952 से, जब भारतवर्ष में पहला चुनाव हुआ था, कटली चौड़ा पाथरकांदी, जो आज यहाँ के चाय संप्रदायों का लिए एक बहुत बड़ा गर्व का विषय है, एक बहुत बड़ा समष्टि है जहाँ वो गर्व करते हैं, आज ये दोनों सीटों को काट दिया गया। और ऐसे जगह जहाँ 15-16 लाख का पॉपुलेशन है, वहाँ 3-4 सीटें बढ़ा दी जाती है और हमारे 45 लाख की पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हमारी सीटें घटाई जाती है। तो हमारा कहना है कि जो डिलिमिटेशन है, इसका कोई नजरिया होना चाहिए। ये जियोग्राफिकल के आधार से डिलिमिटेशन होना चाहिए, पॉपुलेशन के आधार से होना चाहिए। सीमा निर्धारण के बहुत से गाइडलाइन है और ये जो वर्तमान में जो ड्राफ्ट पब्लिश हुआ है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इलीगल है। दूसरी बात, 2026 के बाद पूरे भारतवर्ष में फिर से डिलिमिटेशन होगा, सीमा निर्धारण किया जाएगा। तो ऐसी क्या हालत हो गई, ऐसे इतनी हड़बड़ी क्यों हो गई आपको मुख्यमंत्री जी या इलेक्शन कमीशन को हम पूछ रहे हैं कि 2023 में आपको इतना जल्दबाजी में ये डिलिमिटेशन करना है और आप देख रहे हैं कि इसके बाद पूरे असम में ऐसा बवाल मचा हुआ है, शांति विघ्न हो गया है, शांति नष्ट हो गया है। हर धर्म के लोग, हर मजहब के लोग, हर भाषा के लोग एक मंच पे आके विरोध कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री को लगे कि हम जो बराक घाटी में है यहाँ से कोई प्रतिवाद नहीं हो रहा, यहाँ पे बंद बुलाया गया, यहाँ पे कांग्रेस द्वारा बंद बुलाया गया जिसे हर दल ने, हर संस्था ने समर्थन किया और बहुत ही बड़े आकार में यहाँ पे बराक घाटी में बंद हुआ। बराक घाटी में बंद होने का कारण यह है कि लोग आगे बढ़ के आए कि वो डिलिमिटेशन नहीं मान रहे, इसे वो असंवैधानिक बोल रहे हैं और हम 45 लाख लोगों की आवाज बन के उस बंद को हम लोग असम सरकार, भारत सरकार और ईसीआई के पास पहुंचाए हैं कि हम इसका विरोध करते हैं जी। उसके बाद यही पर सवाल है संजीव जी, उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। संजीव जी, यही पर सवाल है कि आप ये बातें, आप चुनाव आयोग की टीम जो पहले आई थी उनसे आपने नहीं कहा, आपने सुझाव लिखकर नहीं दिया, एक बार और मौका मिला है आपको 11 तारीख तक, तब आप नहीं इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद भी मौका मिलेगा तब तक नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका सारा दोष आप मुख्यमंत्री पर और चुनाव आयोग पर मर रहे हैं, जो कि इसमें कहीं किरदार है ही नहीं। आप यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और इस पर चर्चा हम आगे जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं परिसीमन को लेकर। असम में परिसीमन को लेकर विपक्षी पार्टियां विरोध जता रही हैं और परिसीमन का एक ड्राफ्ट चुनाव आयोग ने तैयार किया है, उसमें बदलाव भी संभव है। वो अंतिम ड्राफ्ट नहीं है, उसके बाद लोगों से विचार विमर्श करने की भी योजना है चुनाव आयोग की, लेकिन इससे पहले ही काफ़ी ज़ोरदार तरीके से इसका विरोध हो रहा है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि बराक में
15 से 13 सीटें हो गई हैं, यानी 2 सीटों को घटा दिया गया है। आप संजीव राव, बहुत ही मुखर तरीके से संजीव राय ने अपनी बातें रखी हैं और वो कह रहे हैं कि आप 40 से 46 लाख लोगों को जगाएंगे और आपके साथ वो जुड़ रहे हैं। लेकिन परिसीमन का जो मसौदा ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसमें कई बातें ऐसी हैं जो सिर्फ आपके लिए नहीं है, दूसरे जगहों में भी वैसी हुई है। अगर हम देखें कार्बी आंगलोंग में तो वहाँ पर एक सीट बढ़ाई गई है, बोडोलैंड में भी वहाँ पर एक सीट इंक्लूड की गई है। इस तरह से एसटी जो सीट है वो बढ़ाई गई है, एससी का जो आरक्षण है वो भी बढ़ाया गया है। तो इस तरह से कुछ तो इधर और उधर होंगे ही। जब हम क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करेंगे तो क्षेत्र इधर से उधर तो जाएंगे ही। इसमें जब लोगों की राय लेनी है वहाँ बात आती है कि क्या लोग चाहते हैं, क्या पार्टियाँ चाहती हैं या नहीं चाहती हैं, यहाँ बात आती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जब ड्राफ्ट ऐसा पब्लिश किया जाए कि आपको 45 लाख की जनसंख्या के वहाँ 15 से आप 13 कर देंगे और जहाँ 15-16 लाख की जनसंख्या है वहाँ पे 3 बढ़ा देंगे, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी सवाल निशान पे आ जाती है। उन पे भी सवाल उठता है कि वो कितना निष्पक्ष है। हम समझते हैं कि जो डिलिमिटेशन है उसका ये मूल मुद्दा होना चाहिए कि वो सीमा को निर्धारण करे, उसके साथ भी पॉपुलेशन जो है उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करे। आज सिलचर शहर, सिलचर जो समष्टि है, विधानसभा समष्टि, वहाँ पे 2,35,000 का वोटर्स है। तो आज इस सीट को आप इजीली 2 भागों में बांट के ईस्ट सिलचर या वेस्ट सिलचर कर सकते थे। यहाँ पे एक सीट बढ़ाया जा सकता था। 2,35,000 जहाँ पे वोटर है वहाँ आप नहीं बढ़ा रहे हैं। जहाँ 15-16 लाख की वोटर है वहाँ पे आप 3 सीट बढ़ा रहे हैं। और बराक घाटी में जो 1952 से जो सीटें हैं उनको आप काट के ये बता रहे हैं कि आप सही है। बराक घाटी के 40-45 लाख लोग वो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी सवाल के नजर से देख रहे हैं और सरकार पे भरोसा नहीं है कि आने वाले दिनों में, हालांकि जो एक तारीख तय किया गया है कि 11 तारीख तक हम अपना आपत्ति जता सकते हैं, तो हम तो आपत्ति जता रहे हैं। हर कोई व्यक्तिगत तौर से हो, संगठन से हो, पॉलिटिकल पार्टी से हो, हम लोग व्यक्तिगत तौर से आपत्ति जता रहे हैं और आज भी जता रहे। कल तक हमारे यहाँ से बहुत सारे आपत्ति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी जाएगी, लेकिन साथ ही मैदान में डट के अपनी बराक की रक्षा के लिए, बराक की संस्कृति भाईचारे की रक्षा के लिए ये डिलिमिटेशन प्रक्रिया अगर सफल होता है, यहाँ पे शांति विघ्न होगा, शांति नष्ट होगा। आज आप समझ सकते हैं, एक सीट है बोरखोला, आज जिसका रेडियस बनाया गया है 87 किलोमीटर, डिमा हसाओ बॉर्डर से लेके मिजोरम बॉर्डर तक एक सीट को बनाया गया, जबकि वो पहले 2 सीटें थी, धोलाई और बोरखोला। आज यहाँ पे लोगों को समस्या होने वाली है, लोग तकलीफें झेलने वाले हैं। यहाँ पे आप बराक घाटी एक छोटा सा हिंदुस्तान कह सकते हैं। यहाँ हर धर्म के लोग, हर मजहब के, हर भाषा के लोग यहाँ पे सुख शांति से रहते हैं। हमें लगता है कि यहाँ एक फूट डालने की कोशिश की जा रही है विदाउट एनी प्लानिंग। संविधान को अंगूठा दिखाते हुए, कानून को अंगूठा दिखाते हुए ये प्लान बनाया गया है, ये प्रपोजल बनाया गया है। हम जमीनी तौर पे भी हम इसके खिलाफ लड़ाई करेंगे और कानूनी तौर पे भी कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पे लड़ाई करेगी ताकि हम अपना अधिकार ले सके। जी, फूट डालने की कोशिश की गई है। प्रमोद स्वामी जी, ये बार बार जो ये 11 विपक्षी पार्टियां जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है, उनका कहना है कि यहाँ पर धर्म के आधार पर, समुदाय के आधार पर फूट डालने की कोशिश की जा रही है। परिसीमन में उसकी ही तस्वीर झलक रही है। देखिए, ऐसा है कि इसके पूर्व वक्ता ने संविधान की बात कही, तो ये तो संविधान के तहत ही हो रहा है। इलेक्शन कमीशन जो भी कार्य करता है वो संविधान के तहत ही कर सकता है। इलेक्शन कमीशन के कार्यों के ऊपर में अगर किसी को भरोसा नहीं है तो ये तो बड़ी चिंता की विषय है। और इसमें ऑब्जेक्शन एंड सजेशन के लिए 31 जुलाई 2023 तक आपको समय दिया गया है और फाइनल जो ड्राफ्ट आएगा वो 31 अगस्त 2023 को फाइनल ड्राफ्ट आएगा। तो आप तो सजेशन देने के लिए आपके पास पे 31 जुलाई तक समय है। आप सजेशन भी दे सकते हैं, अपना जो सुझाव है या जो ऑब्जेक्शन है वो भी दे सकते हैं। अब आसाम में 1976 उनका ऑब्जेक्शन ये सजेशन वो देंगे, लेकिन वो इस मामले को उठाना चाहते हैं। नहीं, उठाने के लिए उनका मुद्दा ये है, उन्होंने ये भी कहा है कि जब ये ड्राफ्ट तैयार होकर आया तो मुख्यमंत्री ने इसका स्वागत कर दिया, उससे भी वो नाराज हैं। नहीं, देखिए, ये डेमोक्रेसी में अगर ड्राफ्ट आता है उसको कोई राजनीतिक दल उसका स्वागत करता है, कोई विरोध करता है। अब स्वागत करने को भी अगर कोई बोले कि नहीं उनको स्वागत उन्होंने क्यों किया, तो ये तो बड़ी विचित्र बात है। डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी राय रखने का। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री ने भी अपनी राय रखी है तो क्या बुरा किया। हालांकि उनकी तो खुद की जो कंस्टिट्यूंसी है जालुकबाड़ी वो खुद प्रभावित हो रही है।
तो वो तो चाहते तो विरोध कर सकते थे। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है दिलीप सैकिया जी, मंगलदेई, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी प्रभावित हुई है। हमारे पूर्व जो बीजेपी के अध्यक्ष थे रंजीत दास जी, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी प्रभावित हो रही है। तो अगर मैंने पहले भी कहा कि ये 1976 के बाद में आसाम में डिलिमिटेशन हुआ ही नहीं, तो क्या आप लोग चाहते कि डिलिमिटेशन नहीं हो? और सीटों, इन्होंने कहा सीटों की संख्या घटेगी। सीटों की संख्या तो जो 126 है वो 126 ही रहेगी, वो घटेगी बढ़ेगी नहीं। किसी कोई क्षेत्र माने जो इलाका है वो कम बेसी कहीं हो सकता है, वो एक अलग बात है। तो इसमें जब आपके पास में समय है, आप 31 जुलाई तक 2023 तक अपना सजेशन दे सकते हैं। और अगर इलेक्शन कमीशन जो एक इंस्टीट्यूशंस है उसके ऊपर में भी अगर कोई सवाल अगर उठाता है तो फिर तो ये तो बड़ी चिंता का विषय है और ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। शफीक कमाल साहब, मैं इधर में एक बात बोलना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है उसमें आपने देखा है जी, सेक्शन से उसमें लिखा है सेक्शन नंबर 8 का ए, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 के अंदर। आप मुझे एक बात बताइए, इलेक्शन कमिश्नर को जो ये सेक्शन में, इसमें सिर्फ SC ST का रिजर्वेशन के लिए है। ऐसा क्या हो गया जो 26 में डिलिमिटेशन होने वाला है, फिर भी अभी ये डिलिमिटेशन करना पड़ा, इसलिए? नहीं, देखिए 1976 के बाद में आसाम में कोई डिलिमिटेशन हुआ नहीं था, तो हमारा जो ड्यू था, इसीलिए नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं क्यों नहीं हुआ? आप बोल लीजिएगा, मैं बोलता हूँ फिर आप बोल लीजिएगा। तो हमारा जो डिलिमिटेशन था 2011 में होना था, लेकिन उस समय यहाँ आंदोलन चल रहे थे, अब कुछ टेररिज्म की प्रॉब्लम थी, जो यहाँ के लोगों ने अपोज किया बोल करके उस समय डिलिमिटेशन हुआ नहीं। तो वो जो ड्यू था हमारा, वो ड्यू बाकी है। तो देश भर में तो डिलिमिटेशन हुआ, लेकिन हमारे नॉर्थ ईस्ट में कई स्टेट में नहीं हुआ। तो वो ड्यू था, उस ड्यू के तहत यहाँ होना जरूरी था, 1976 के बाद में हुआ नहीं। तो वो अगर हो रहा है तो इसमें आपत्ति करने का आपको लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन आप इस तरह से नहीं बोल सकते कि चुनाव आयोग जो है बायस्ड होकर काम कर रहा है। चुनाव आयोग जो है उसको संविधान ने जो अधिकार दिया है उस अधिकार के तहत ही चुनाव आयोग काम करता है। जी कर रहा है, लेकिन आप देखिए इधर में जो संविधान के तहत ही काम कर रहा है। लेकिन आप एक बात समझिए, जो अभी जो इलेक्शन कमिश्नर जो डिलिमिटेशन का जो एक्सरसाइज कर रहा है वो हाफ एक्सरसाइज कर रहा है। क्यों? अभी 26 में होने वाला है। अभी जो सेक्शन में SC ST रिजर्वेशन के लिए उसमें क्या है, उसमें सीट जो नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा, वही सीट में SC ST करना पड़ेगा। इसलिए क्या है इलेक्शन कमीशन, मेरे हिसाब से जो इसमें डिप्लोमेसी है गवर्नमेंट का कोई जो हो सकता है। 2026 से थोड़ा काम आसान हो गया तो क्या समस्या हो गई कमाल साहब? अगर आप देखिए 26 पे अगर डिलिमिटेशन को एक्सटेंड कर देगा तो क्या होगा? 26 से 21 तक का अंदर डिलिमिटेशन का होगा। और अभी हम लोग का पॉपुलेशन कितना है? 45 का आसपास हमारा पॉपुलेशन है। तो इतना पॉपुलेशन भी होने से सरकार जो गवर्नमेंट अभी यहाँ से वोट ले रहा है, अभी उन लोगों का 2 MP है, फिर भी उन लोगों को बराक के बारे में सोचना नहीं चाहिए क्या? आप बताइए, जो बीजेपी जो लोग कर रहा है, हम उनको मानते हैं, पार्टी कर सकते हैं, लेकिन अपना हित में जो आप बात नहीं करोगे तो कब करोगे आप? आपने क्या मिला है आप लोगों को? अभी ये दूसरी आपका हाथ से जा रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कोई एक पर्टिकुलर एक जाति को वो सीट मिल रहा है, लेकिन आप लोग को दूसरी सीट जा रहा है, फिर भी ये क्यों आप लोग चुप है? ये मेरा क्वेश्चन है। जी, जल्दी लौटेंगे। और बराक की आप बात कर रहे हैं तो वहाँ भी बीजेपी ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारे हैं। वहाँ के नेता को भी अब सीट रिजर्व होने के बाद उनको अवसर नहीं मिलना है। इसी तरह से अब हाजों की बात करें तो वहाँ सुमन हरिप्रिया हैं, उनकी सीट रिजर्व हो गई है, वहाँ भी उनको लाभ मिलने वाला नहीं है। इस तरह की कई जगह हैं जहाँ पर बीजेपी ने अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मारे हैं, फिर भी आप बीजेपी पर दोष मढ़ रहे हैं। चलिए इस पर और आगे हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। असम में परिसीमन से
क्यों घबराई हैं विपक्षी पार्टियां और तमाम लोग क्यों प्रतिक्रिया जता रहे हैं, क्योंकि इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पर लोगों को डर है। उनको लगता है कि उनके क्षेत्र का पुनर्निर्धारण करने से उनकी जो पहचान है वो खो जाएगी। लेकिन चुनाव आयोग ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है, मसौदा तैयार किया है, उसमें अगर विपक्ष सत्ता पक्ष पर ये आरोप लगा रहा है कि सत्ता पक्ष के इशारों पर ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है, तो वहाँ वो गलत साबित होंगे, क्योंकि कई जगहों पर हमने देखा है जहाँ भाजपा के जो सिटिंग एमएलए हैं उनके क्षेत्रों का फिर से पुनर्निर्धारण किया गया है या उस सीट को आरक्षित कर दिया गया है। अगर वो सीट पहले जनरल में था, अब वो एससी और एसटी में आ गया है, तो वो वहाँ के जो पॉपुलर लीडर हैं वो अपने जनाधार खो देंगे, वहाँ से वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस तरह की कई जो झटका है वो भाजपा को तो लगा है। संजीव राय जी, इस पर जल्दी से आप कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो दे दीजिए, क्योंकि भाजपा को तो झटका लगा है। देखिए, मेरे भाजपा के मित्र ने बहुत खूबी से कहा, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि 126 का 126 सीट भाजपा सेफ खेल सके। कहीं ना कहीं उनको तो इसका पीड़ा उठाना ही है। लेकिन अगर ओवरऑल आप पूरे असम का चित्र को देखेंगे तो इसमें मुनाफा भाजपा को हुआ है। और जिस तरह से उनके सरकार के मंत्री पीयूष हजारिका हो या माननीय मुख्यमंत्री हो, खुल के आके बोल रहे हैं कि यहाँ पे भूमिपुत्र जो है खिलौंजिया, उनका अधिकार को रखा किया गया है और इनको इस ड्राफ्ट को मानना चाहिए। और बीजेपी मित्रों ने ये भी कहा कि हम लोग विपक्ष के दल ईसीआई पे कैसे डाउट कर सकते हैं, उन पे कैसे संदेह कर सकते हैं। तो शायद वो भूल गए हैं कि हम उस देश के नागरिक हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीश सड़कों पे आके न्याय की भीख मांग रहे थे और ये दृश्य पूरा विश्व ने देखा है। तो वहां पे ईसीआई पे हम क्यों नहीं सवाल उठा सकते? ये भी हमारा अधिकार है उठाना। हम पब्लिक के लिए बात कर रहे हैं। जहां अन्याय होगा कांग्रेस आगे भी बोलती आई है, आज भी बोलेगी, आगे भी बोलेगी। तो मैं समझता हूं कि हर जगह खुद को बचाना संभव नहीं था भाजपा द्वारा। कहीं ना कहीं उनको किसी को शहीद करना था, वो हो चुका है। लेकिन पूरे असम का चित्र आप देखें, अपने मुनाफा के लिए रिमोट कंट्रोल के माध्यम से ईसीआई को चलाया जा रहा है। और इसका बहुत ही बड़ा एक उदाहरण यह है कि असम के दुख की बात है, बहुत दुखद घटना, इतिहास में इसको याद रखा जाएगा कि 12 विपक्ष दल के प्रतिनिधि मंडल के साथ ईसीआई के प्रतिनिधि ने उनसे मुलाकात भी नहीं की। ये काले अक्षर में लिखा जाएगा। जब पूरे असम में बवाल चल रहा है, शांति विघ्न हो गया है, एवरीवेयर अनरेस्ट इज प्रिवेलिंग, उस दौरान अगर ईसीआई हमारे 12 विपक्ष दलों के गुट से नहीं मिलती, ये बहुत बड़ा संदेश है हमारे लिए। और इसी संदेश को हम समझते हैं कि आने वाले दिन में इसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए, इसीलिए हम जमीनी तौर पे भी लड़ाई कर रहे हैं और कानूनी तौर पर भी लड़ाई कर रहे हैं। जी, आपकी लड़ाई सही है, आप विपक्ष में हैं, आप लड़ाई कीजिए। सिर्फ आपसे यही अनुरोध है और भाजपा यही अनुरोध कर रही है कि आप ईसीआई को आप बीजेपी का टीम ना कहें, क्योंकि ईसीआई एक संस्था है, संवैधानिक संस्था है। कल आप सत्ता में होंगे तो आप ईसीआई के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन चलेगी तो आप सत्ता चलाएंगे। ये किसी पार्टी की संवैधानिक संस्था नहीं होती है। ये एक सवाल सब कुछ खुली किताब है। जो पढ़ना जिनको पढ़ना आता है वो पढ़ रहे हैं, जिनको पढ़ना नहीं आता वो किताब को बंद कर रहे हैं। सब कुछ खुली किताब है यहाँ पे। जी, यानी आपका आरोप आप जारी रखेंगे आरोप लगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रमोद स्वामी जी, ये बार बार सवाल उठ रहा है, जो सीटें आप आरक्षित कर रहे हैं और उन्होंने पीयूष हजारिका का हवाला दिया कि वो कह रहे हैं कि तमाम सीटें जो हैं भूमिपुत्र के पक्ष में गई हैं, खिलंजिया के पक्ष में गई हैं। उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जो बाकी जो लोग हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, उनके अधिकारों का क्या होगा जब इस तरह से सीटें आरक्षित होंगी, सीटें बढ़ने के बजाय कम होंगी। तो एक डर उनमें ये है। नहीं, देखिए, आरक्षित तो किसी के लिए नहीं हो रही है। एससी के लिए जो पहले 8 सीटें थी उनको 9 किया गया है और एसटी के लिए जो असेंबली में 16 सीटें थी उसको 19 किया गया है। और पार्लियामेंट में जो एसटी के लिए 1 सीट थी उसको 2 किया गया और 1 एससी के लिए रिजर्व की बात कही गई है। तो एससी एसटी को अगर रिजर्वेशन में 1-2 सीटें अगर बढ़ाई गई है, उससे अगर विपक्षी नेता को आपत्ति है तो फिर ये एससी एसटी की हितों की बात करते हैं, वो एक दिखावा मात्र है क्या? एक नंबर बात। और दूसरी नंबर बात, इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है रिमोट कंट्रोल, नहीं आप बोल लिए, मैं बोल लेता हूँ। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है रिमोट कंट्रोल से चलता है। तो भारत का कोई इलेक्शन कमीशन रिमोट कंट्रोल से नहीं चलता है, ये गलत बात है और ये इनकी हताशा का प्रतीक है
क्योंकि चुनावी राजनीति जो होती है वो अलग होती है। वो चुनाव के समय बोल दीजिएगा, वो चुनाव के समय होती है। और चुनाव में के जो परिणाम अगर आप देखें तो 2014 के लोकसभा के, 2019 के लोकसभा के, 2016 के असेंबली के, 2021 के असेंबली के, और हम लोग गुवाहाटी में रहते हैं तो गुवाहाटी में हाल ही में गुवाहाटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ था जिसमें 60 सीटें थी और कांग्रेस पार्टी एक भी सीट जीत नहीं पाई। तो जनता का आपको कितना समर्थन है ये हर चुनाव में हम देखते आ रहे हैं। लेकिन चुनावी यहाँ राजनीति की बात नहीं हो रही है। चुनाव अपनी जगह है, चुनावी राजनीति अपनी जगह है, लेकिन हर बार आप इलेक्शन आप बोल लीजिए, आप हर बार इंस्टीट्यूशंस के ऊपर में हमला करते हैं। आपके नेता विदेश में जा करके हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर में सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि यूरोपियन कंट्रियों को भारत की डेमोक्रेसी में इंटरफेयर करना चाहिए। आप जो हमारे सेना के चीफ है उसको सड़क का गुंडा बोलते हैं। तो आपको तो किसी इंस्टीट्यूशन पे विश्वास ही नहीं है। तो जिनको इंस्टीट्यूशन और डेमोक्रेसी पे विश्वास नहीं है वो अगर इलेक्शन कमीशन पर भी विश्वास नहीं करते हैं तो अब इसमें क्या कहना। लेकिन जब आप कर्नाटक जीतते हैं, जब आप अन्य किसी राज्य में जीतते हैं तब तो कहते हैं इलेक्शन कमीशन वाह वाह, और जब कोई निर्णय आपके पक्ष में नहीं आता है तो आप इलेक्शन कमीशन को गाली देते हैं। ये दोहरा चरित्र जो है आपका, ये देश की जनता अच्छे से देख रही है। संजीव जी, आप कुछ कहिएगा इससे पहले शफीक कमाल को लाना पड़ेगा। शफीक कमाल बहुत देर से चुप हैं। शफीक कमाल, हमारा सवाल है कि SC/ST के लिए जो सीटें बढ़ाई जा रही है इस पर आपकी क्या राय है? क्या आप इस पर कोई आपत्ति है आपकी, या इस फैसले से खुश हैं आप? नहीं, इधर में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है 330 एंड 332। हम लोग इसमें कोई हमारा कोई जो नहीं है, मतलब हम लोग ये मानते हैं SC/ST का रिजर्वेशन होना चाहिए, उसमें इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप जो अभी जो डिलिमिटेशन हो रहा है ये डिलिमिटेशन कमीशन नहीं कर रहा है, ये इलेक्शन कमीशन कर रहा है। अगर डिलिमिटेशन कमीशन ये डिलिमिटेशन करता तो उसमें 5 MP होना चाहिए, उसमें 5 MLA होना चाहिए, बाद में ये डिलिमिटेशन होना है। अभी इलेक्शन जो अभी कंडक्ट किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, इसमें आप देखिए इधर में SC/ST का रिजर्वेशन के लिए किया है। लेकिन अभी जो हम लोग का पॉपुलेशन देखिए, करीमगंज का जो MP सीट है वो SC/ST का रिजर्व है, अभी वो हट के सिलचर में जा रहा है, इसमें 2 ही सीट रिजर्व है। लेकिन क्या है, अगर इलेक्शन की डिलिमिटेशन प्रक्रिया के हिसाब से जो अगर होता है ये डिलिमिटेशन, तो इसमें हम लोग को और एक सीट MP पे भी मिल जाता जी है। आज उधर भी क्या है, हम लोग का सीट कम रहा है, लेकिन हम दुख के साथ बात कर रहा है, ये बराक का जो लोग जो भी पार्टी करे उन लोगों को जो अभी तो इस बारे में पता ही नहीं चल रहा है वो लोग किस तरह में बीजेपी काम कर रहा है, मतलब इलेक्शन कमिश्नर का यूज करके। अभी देखिए ये जो ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड हुआ है उसमें आप देखिए अगलापुर कॉन्स्टिट्यूंसी में काटीगढ़ा ब्लॉक का पार्ट, दूधपुर पार्ट 2, माधवपुर पार्ट, गोनीग्राम पार्ट 3, फुलबाड़ी पार्ट, गोनीग्राम पार्ट 1, शिशपुर पार्ट 3, ये किस हिसाब से आपने अगलापुर का साथ एडजस्ट किया, दूसरा डिस्ट्रिक्ट का, दूसरा ब्लॉक का? परिमल शुक्लावैद्य की जो ढोलाई सीट है उसको नरसिंहपुर कर दिया गया है, बाउंड्री को थोड़ा सा अल्टर्ड किया गया है, इससे आप खुश हैं या नाखुश हैं? थोड़ा सा नहीं 87 किलोमीटर रेडियस में एक समष्टि को बनाया गया, डिमा हसाओ बॉर्डर से मिजोरम बॉर्डर तक। इसको भी आप सही ठहरा रहे हैं तो ये बहुत दुख की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि 2011 से आप इंतजार में थे, तो और 3 साल अगर इंतजार कर लेते और पूरे भारतवर्ष के साथ असम को भी डिलिमिटेट किया जाता तो क्या तकलीफ थी। और 2026 के बाद डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया, उनके तहत ये डिलिमिटेशन होगा, उसके तहत अगर हुआ तो असम भी भारत के मानचित्र में है, एक साथ असम भी हो जाता तो असम में भी सीटें बढ़ती, बराक में भी सीटें बढ़ती, और सही तौर से एक गाइडलाइन के तहत संविधान और कानून के तहत ये बनता। आपको ऐसी क्या जल्दी पड़ गई कि 3 साल पहले आपको असम में करना ही है? NRC सारा भारतवर्ष में नहीं हुआ, आपको असम में करना पड़ा, ऐसी क्या जल्दी हो गई? आज NRC ठप पड़ा हुआ है, करोड़ों रुपया खत्म हो गया सरकार की तहवील से। आज फिर से आप लोगों ने डिलिमिटेशन को मुद्दा बनाया है। अगर 3 साल बाद आपके कानून मंत्री ने, भारतवर्ष के कानून मंत्री ने फ्लोर ऑफ द हाउस संसद में कहा कि 26 के बाद ही डिलिमिटेशन होगा, वो भी डिलिमिटेशन कमेटी ऑफ इंडिया के मार्फत,
तो आज आपको ऐसी क्या हालत आ गई देश में, असम में, कि आपको बहुत हड़बड़ी में विदाउट एनी प्लानिंग संविधान को अंगूठा दिखा के, कानून को अंगूठा दिखा के आपको डिलिमिटेड अभी करना है? ऐसी क्या नौबत आ गई? जी थोड़ा सा रुकिए संजीव जी, आपने जो बातें कही हैं आप इसे सुझाव के रूप में भी दे सकते हैं। 2026 में डिलिमिटेशन होना है पूरे देश में। अगर वहाँ पर सीटें 1.5 गुना बढ़ जाती हैं, 2 गुना बढ़ जाती है असम विधानसभा की, और लोकसभा की सीटें भी 1.5 गुना बढ़ जाती है, तब तो आप जरूर खुश होंगे। और ऐसा ही कुछ संभावित लगता है क्योंकि 2026 में भी ये एक्सरसाइज होना है और हम देख रहे हैं कि नई पार्लियामेंट बनकर तैयार है, वहाँ भी सीटों की संख्या ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपको क्या इस बात का डर है कि असम की सीटें घटेगी? आपको ये डर है कि शायद उसी अनुपात में जो पूरे देश का अनुपात है सीटें बढ़ाने का, वो रुक जाएंगी? क्या यही इसी बात का डर है जो आप आज विरोध जता रहे हैं? इसके बाद का डर नहीं है, हमें सोच रहे हैं कि जो प्लानिंग के तहत ये कार्य किया गया है, और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जब कानून मंत्री कहते हैं कि 26 से पहले कहीं डिलिमिटेशन नहीं होगा, उसके बावजूद भी असम में डिलिमिटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम खुलेआम से हम दावे के साथ कहते हैं कि 2026 के बाद डिलिमिटेशन हो, हम स्वागत करेंगे, वो कानूनी तौर पे हो, संविधान को नजर रखते हुए हो, और तब जो सिद्धांत होगा पूरे भारतवर्ष को गाइडलाइन मानते हुए असम भी मानेगा। लेकिन आज पूरे भारतवर्ष को अलग करके सिर्फ असम के लिए डिलिमिटेशन करना यह एक षड्यंत्र है, और मैं फिर से दावे से कहता हूं जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसे रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है, लेकिन पूरे भारत के साथ होना चाहिए था, ये कहना है। लेकिन इतने दिनों से लंबित जो चीजें हैं, प्रक्रिया हैं, ये भी तो पूरी करनी होगी। इस पर हम बात करेंगे थोड़ा सा रुककर। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुद्दा में हम बात कर रहे हैं परिसीमन को लेकर तमाम संगठनों की, लोगों की चिंताओं पर। प्रमोद स्वामी जी, बार बार ये विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि 2026 के पहले ये जो आप कर रहे हैं, अपना आप लाभ देख रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, इतना जल्दी क्या है, तरह तरह की बातें हो रही हैं। हमने एक बात पर और गौर किया है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि आने वाले दिनों में अगर ये एक्सरसाइज सफल रहा, सब कुछ ठीक ठाक रहा, लोगों की सहमति से रहा, तो आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव में भी यही प्रयोग किया जाएगा। इतना जल्दी में क्यों करना है ये सब कुछ, जब सभी पार्टियां कह रही हैं कि आप सभी पार्टियों को विश्वास में नहीं लेकर जल्दी कर रहे हैं, तो ये इतना जल्दी ये बयान दे देना, क्या आप इसमें भी कोई आपका इरादा है या लुभाने का इरादा है लोगों को, या क्या आप करना चाहते हैं? देखिए, व्यक्तिगत बयान कोई भी नेता या कोई भी राजनीतिक दल देने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन यहाँ जो परिसमन जो हो रहा है, डिलिमिटेशन हो रहा है, वो कोई विपक्ष जैसा आरोप लगा रहा है, ऐसा लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही भैया, ये चुनाव आयोग कर रहा है। और 1976 के बाद में आसाम में डिलिमिटेशन हुआ ही नहीं, तो क्या ये लोग चाहते हैं कि आसाम में डिलिमिटेशन नहीं होना चाहिए? तो 76 में नहीं हुआ, तो उसके बाद में आज 40-50 साल के बाद में डिलिमिटेशन हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2026 में होना ही था, तो 2026 में भी हो जाएगा, उसमें क्या तकलीफ है? अभी भी हो जाए, 2026 में भी हो जाए। तो ये इस तरह की बातें जो कहना, और ये कहना कि संविधान को अंगूठा दिखा रहे हैं, संविधान को अंगूठा दिखाने की क्या बात हुई? ये सारा डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया है वो तो संविधान के तहत ही हो रही है ना। क्या एक डिलिमिटेशन भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी या एआईयूडीएफ चाह के करवा सकते हैं क्या? अगर चुनाव आयोग नहीं चाहे तो डिलिमिटेशन कोई राजनीतिक दल डिलिमिटेशन नहीं करवाता है। ये एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, और इंस्टीट्यूशन के तहत, संविधान के तहत ही ऐसा होता है। तो जब संविधान के तहत हो रहा है तो फिर संविधान को अंगूठा दिखाने की बात कहाँ हो गई? हाँ, लोकतंत्र में आपको अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है, आपको ऑब्जेक्शन देने का अधिकार है, आपको सजेशन देने का अधिकार है, और ये तो अभी ड्राफ्ट ही है, कोई फाइनल ड्राफ्ट तो आया नहीं है। तो आपके पास में 31 जुलाई का समय है, आप अपना सजेशन या ऑब्जेक्शन जो भी है आप चुनाव आयोग को दे सकते हैं। तो अभी एक ड्राफ्ट के ऊपर में इतना हाय तौबा मचाया जा रहा है
कि ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सीएम ने इसको वेलकम क्यों कर दिया। अरे हम एक राजनीतिक दल है, क्या हमको वेलकम करने का अधिकार नहीं है? आपको विरोध करने का अधिकार है, हमको वेलकम करने का अधिकार नहीं है। ये ऐसे डेमोक्रेसी नहीं होती है। डेमोक्रेसी के जो 4 पिलर है, उस चारों पिलरों का हमें सम्मान करना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन एक इंस्टीट्यूशन है, एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर में आप भरोसा रखिए, आप अपनी बात इलेक्शन कमीशन के सामने रखिए। अब ये कह रहे हैं कि हमें वहाँ मिलने का समय नहीं दिया गया। आपको मिलने के लिए जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। इलेक्शन कमीशन के लोग तो खुद ही यहाँ विजिट करने के लिए आसाम आएंगे। आप अपनी बात कह सकते हैं। 31 जुलाई तक का आपके पास में समय है। अब इलेक्शन कमीशन से आपने अपॉइंटमेंट मांगा कि नहीं मांगा, आप सीधे किसी के ऑफिस में चले जाएंगे और बोलेंगे कि मुझसे मिलना है, तो ऐसे तो मिलने के लिए कोई समय नहीं देता। अगर आपने अपॉइंटमेंट मांगा होगा तो और उन्होंने दिया या नहीं दिया, ये इसके ऊपर में स्पष्टीकरण है वो जो इलेक्शन कमीशन देगा, उसमें हमें कुछ नहीं कहना। लेकिन जब 31 जुलाई का आपके पास में समय है सजेशन और ऑब्जेक्शन के लिए, और इलेक्शन कमीशन खुद आसाम में जब आ रहा है आपकी राय मांगने के लिए, तो आप जो जाके आसाम में भी इलेक्शन कमीशन को अपनी राय दे रखे, ये दिल्ली में जाकर के नौटंकी मचाने की क्या जरूरत है? तो आप लोग एक राजनीतिक हाइप चाहते हैं। आपको एक इस मौके को भुला करके अपनी जो आपकी जो राजनीति को आसाम की जनता ने नकार दिया है, उसमें उस राजनीति में आप एक अपना स्पेस चाहते हैं। उसीलिए आप ये इसको एक इश्यू बना करके और एक प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं। आपको अधिकार, आप प्रोपेगेंडा करिए, लेकिन इसमें डिसीजन इलेक्शन कमीशन देगा। भारतीय जनता पार्टी इसमें इलेक्शन कोई डिसीजन नहीं लेगी। आप इस मुद्दे को भुनाना चाहते हैं, आप इस मुद्दे को भुनाकर आप एक बात पूछना चाहता हूँ, हम लोग डिलिमिटेशन को हम लोग क्या समझते हैं? पहले ये बताइए मेरा दोस्त, क्या इसमें सीट बढ़ेगा या कमेगा? नहीं, इसमें तो 124 की 124 सीट रहेगी विधानसभा की, और लोकसभा की पूरी 14 की 14 सीटें रहेगी। इसमें सीटें नहीं बढ़ेगी, ये तो स्पष्ट है। डिलिमिटेशन हो रहा है क्योंकि सीट बढ़ाने के लिए, क्योंकि रिसेंट सेंसस के ऊपर होना चाहिए। इधर में हम लोग का 2011 का सेंसस है, तो फिर क्यों 2001 का सेंसस में नहीं, हो रहा है? 2001 में हुआ नहीं ना, 76 के बाद में हुआ नहीं, वो ड्यू था। तो ना, जो पेंडिंग था वो तो पूरा होगा कि नहीं होगा? आप 10 क्लास को पास नहीं करके सीधा डिग्री का एग्जाम देंगे क्या? पहले 10 तो पास करिए। ठीक है प्रमोद स्वामी जी, उनको बोलने दीजिए। सभी कमाल साहब, यहाँ तर्क ये है कि बहुत दिनों से, लंबे समय से डिलिमिटेशन का प्रोसेस पेंडिंग हुआ है और इसी के तहत ये सब किया जा रहा है। 2026 में अगर डिलिमिटेशन एक बार फिर होता है तो सीटें ज़रूर बढ़ेंगी, और लोकसभा की भी बढ़ेंगी और राज्य विधानसभा की भी बढ़ेंगी। लेकिन यहाँ पर प्रमोद स्वामी ने ये आप पर आरोप लगा दिया कि इसमें कुछ ज़्यादा कुछ विरोध करने के लिए है नहीं, आप सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए आपको एक मुद्दा मिला है, एक अवसर मिला है, इसीलिए आप इसे भुनाना चाहते हैं। प्रमोद जी को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर बराक का 2 सीट कम गए तो वो हाँ क्या समझते हैं, अच्छा है या बुरा है बराक के लिए? देखिए, ऐसा है कि हम नहीं चाहते नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये हमारा निर्णय नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का निर्णय है। और आप जिस तरह से बराक और ब्रह्मपुत्रा की बात कर रहे हैं, बराक ब्रह्मपुत्रा, मैं उस तरह से डिवीजन की राजनीति में विश्वास नहीं करता। हम पूरे आसाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और आसाम में बराक भी है, आसाम में कार्बी आंगलोंग भी है, आसाम में बोडोलैंड भी है, आसाम में एनसी हिल भी है। तो आसाम के हर जाति जनगोष्ठी का विकास होना चाहिए, ये हमारा एजेंडा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का अपना एक तरीका होता है, इलेक्शन कमीशन अपने एक तरीके से काम करता है। हाँ, उसमें ये बात की, आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि अगर कहीं सीटें, 1-2 सीटें कहीं कमती है तो क्षोभ होना स्वाभाविक है। हमारे भी बहुत से नेताओं की जो सीटें, जैसे मुख्यमंत्री साहब की खुद की सीट पर, जालूकबाड़ी सीट भी इस बार विलुप्त होने के कगार पर है, उनकी सीट पे खतरा है। हमारे मंगलदई के हमारे राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी की सीट पे की मंगलदई वाली सीट भी खतरे में है, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की भी सीट खतरे में। तो ये ठीक है, ये व्यक्तिगत कहीं ना कहीं हमें नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग ट्रस्ट में देखें और उसमें अगर आसाम की जनता का फायदा हो, आसाम के जो हमारे जो इंडिजिनस जो लोग हैं, अगर उनको फायदा मिले, और तो राष्ट्र हित में और आसाम के हित में हमारी पार्टी हमेशा काम करती आई है। और हमारा स्लोगान भी है
इंडिया फर्स्ट, पार्टी सेकंड, इंडिविजुअल थर्ड, जी, और उसी के जी, तहत ठीक हम है। काम करते हैं। शफीक कमाल साहब, आपकी बातों से प्रमोद स्वामी भी कहीं ना कहीं सहमत लगे। मैं जहां भी तक एक सीटें बात कम हुई बताऊं है आप वो लोग। भी बोल रहे हैं कि सीटें कम होगी तो नाराजगी जायज है, लेकिन सीटें बढ़ भी सकती है, क्योंकि डिलिमिटेशन जो 2026 में जो होना है उसमें सीटें बढ़ेंगी, उससे पहले नहीं बढ़ाई जा सकती। ये भी एक तो अभी इतना क्या जरूरत है? अभी जरूरत क्या है? इतने इमरजेंसी करने का जरूरत क्या है? ये एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है और एक एक्सरसाइज जो था वो काफी समय से और लंबित था। ड्राफ्ट जी, अभी अभी जो ड्राफ्ट कैरी किया है उसमें ही पॉलिटिक्स है। आप देखिए जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसी को काट के एडजस्ट किया हुआ है, आप बताइए। ये आप कटली जो बोल रहे हैं उसमें इसी- पॉलिटिक्स नहीं है जी, क्या? इसको एक प्रस्ताव के रूप में आप मानिए और अपना सुझाव दीजिए। आप जो बात बोल रहे हैं उसमें जी, राजनीति नहीं है। प्रमोद जी उनको बोलने दीजिए क्योंकि समय नहीं है। वो आखिरी बार आप बोलिए, इस डिलिमिटेशन को लेकर क्या आप इसी तरह से गतिरोध बनाए रखेंगे? आप खुश नहीं रहेंगे या कुछ प्रस्ताव भी है, ठोस प्रस्ताव जो आप दिल्ली में देने गए थे, वो क्या है? आज हमारे कैमरे के सामने आप कह दीजिए। हम लोग को तृणमूल कांग्रेस माँ माटी मानुष, हम लोग जो माटी का, हम लोग से माटी से मतलब है। देखिए अभी बराक ब्रह्मपुत्र में डिफरेंस, हमारा दोस्त बोला है डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं, डिफरेंस नहीं देख रहे हैं। लेकिन आप बोलिए बीजेपी इधर में बराकपली के 2 सीट जीत के जाता है, फिर भी इधर हम लोग का 15 एमएलए है, फिर भी अभी 13 होने से क्या हम लोग को 2 सीट कमेगा नहीं? डेवलपमेंट के बारे में कितना 2 फंड कमेगा, सब कुछ कमेगा। जी, असेंबली के 2 आदमी हम लोग को करेगा, तो कोई बराक के बारे में कोई प्रॉब्लम होगा, हम लोग का कोई डेवलपमेंट होगा, हम लोग को उन्नति के लिए क्या हुआ? बीजेपी ने क्या किया इधर में? आप जी। बताइए तो आप पहले। ये कहना चाहते हैं कि बराक के बारे में सोचा जाए और जिस तरह से इधर सीटें कम पेपर होने में का डर बंद है। आपको लगता है, इस पर इलेक्शन कमीशन को ध्यान देना चाहिए। आप आने वाले दिनों में ये सुझाव दे दीजिए, शायद इस पर विचार हो और वो मसौदा जो अंतिम है उसमें जाते जाते सुधार भी हो जाए। हमारे पास समय नहीं है, लेकिन आप लोगों ने महत्वपूर्ण विचार रखे हैं, इसको ध्यान में रखा जा सकता है। आप सब इस कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।